चलिए देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा था, वर्किंग कैपिटल। चलिए देखें, फाइनेंशियल, वो कल वाला लेक्चर मैंने चेक किया, साक्षी कंपनी लो वाला। तो जो उसमें प्ले हो रहा है उसमें ऑडियो सही, लाइव में वॉइस क्रैक हो रहा होगा, लेकिन जो वीडियो सेव किया मैंने वो प्ले करके देखा तो वॉइस प्रॉपर है। तो एक बार आज अपने ऐप के ऊपर चेक कर लें, आई थिंक उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वैसा। हम लोगों ने 2-3 फोन में ट्राई किया, सब में साउंड सही था। मे बी तुम्हारा नेट स्लो होगा या वीक होगा, मे बी उस वजह से कट हो रहा है वैसे। जो वीडियो सेव हुआ है उसमें ऑडियो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो वॉइस क्रैक हो रहा था ना पहले, तो अगर यहाँ से इशू था नेट का, तो वीडियो सेव होने के बाद भी वॉइस वाला प्रॉब्लम आ रहा था। और अगर सेव होने के बाद वॉइस प्रॉपर आया, दैट मीन्स यहाँ से इशू नहीं था, वो रिसीविंग एंड पे इशू होगा, इस वजह से हो सकता है सब। चलो, तो वर्किंग कैपिटल में लास्ट ना हम वो कैश बजट की बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा सम है, मतलब आपके लिए बेटर है कि चलो आएगा तो स्कोर कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन 6 मैंने बोला था, वो ट्राई किया है क्या? तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट? ऑपरेशनल साइकिल कैलकुलेट करना, कौन से वाले पॉइंट में? मतलब पूरा सम तो नहीं होगा ना कोई? कौन से पॉइंट में मिस्टेक लग रही है बता दो, टैली कर लेते हैं। डेटर्स, हाँ, अच्छा। चलो उतना पार्ट देख लेते हैं ना, डेटा में क्या है तो आइडिया आ जाएगा। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, अच्छा, तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो 3 लाख रुपए है। और इसमें देखना पड़ेगा कि रोज का सेल कितना होता है। और 20,000, तो डायरेक्ट डिवाइड करके आ जाना चाहिए ना। 3 लाख रुपए के डेटर्स हमारे बुक्स में एनी टाइम दिख रहे होते हैं, और एक दिन का सेल हमारा 20,000 रुपए का है। तो डिवाइड करोगे तो 15 डेज आ रहा है। 15 डेज के डेटर्स आपके ऑपरेटिंग साइकिल में ब्लॉक रहते हैं वैसा। और ये सेम चीज अकाउंट्स पेएबल में भी कैलकुलेट हो सकती है। वो परचेजेस पे होगा। 1,80,000 कितना होता है? एवरेज अकाउंट्स पेएबल 1,80,000। और इसमें अपने डिवीजन में देंगे क्रेडिट परचेज। परचेज के लिए क्या बोला है? हाँ, जितना परचेज आपका है पर डे वो 10,000 है। और क्रेडिटर्स के 1,80,000 आपके बाकी है, तो डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 18 डेज। तो वो भी टैली हो रहा है। अच्छा, टोटल करके मिस्टेक है क्या? तो 20, 24, 44, 54, 59, 69 -18। तो अगर सारे इंडिविजुअली टैली हो रहे तो फिर 51 आना ही चाहिए। ये 20 डेज, 24 डेज, 10 डेज सारे सही आ रहे, मैच हो रहे। फिर कैसे आ रहा है? अमाउंट गलत होगा। 3 लाख डिवाइड बाई 20,000 तो सीधा 15 ही होता है। 17 तो है नहीं, तुमने कुछ अमाउंट गलत लिया होगा आगे से। रिसीवेबल से बोला है ना, 3 लाख रुपए रिसीवेबल है, और एक दिन का सेल 20,000 रुपए। पर क्यों ऐसा? 18,000 कौन सा अमाउंट है? तुमने सीओजीएस ले लिया ना, कॉस्ट। वो तो एफ वाले में आएगा, फिनिश गुड्स वाले में। डेटर में तो सेल्स ही लेंगे ना, क्योंकि डेटर से जो पैसा लेना है वो तो जितने पे बेचा है उस हिसाब से लेना है। फिनिश गुड्स वाला कैलकुलेशन होता है, तो फिनिश गुड्स जितना गोडाउन में पड़ा है वो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे गिनूंगा। WIP है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे गिनूंगा वैसे। तो इस हिसाब से, इसलिए वो फर्क आ रहा है।
ठीक है, तो आइडिया लग गया ना कैसे अप्रोच करना है उस सम्स को। तो ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रैक्टिकल सम्स में एग्जाम में आ भी सकता है। अब हम जो कैश बजट की बात कर रहे थे ना, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9। डेटा अगर हमने डिस्कस किया भी था, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि भाई पहले पर्टिकुलर्स का एक कॉलम ले लो, फिर इसके बाद अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने की बात उन्होंने की है, इसलिए हम ये 3 कॉलम्स ही बना रहे हैं। बाकी के जो मंथ्स हैं उसके बारे में कुछ करने के लिए बोला नहीं। अब बात शुरू होगी ओपनिंग बैलेंस से। पहले आपको वही लेना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस 20,000। फिर हम रिसीट्स या जो इनफ्लोज है वो कंसिडर करेंगे, वो प्लस करते जाएंगे, फिर बाद में पेमेंट्स वाला माइनस करते जाएंगे, और कैश का बजट जो है बनता जाएगा मंथ वाइज वैसा। देख लो, मटेरियल एंड ओवरहेड आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। ये तो पेमेंट वाली बात होगी ना, रिसीट्स वाला टोटल। वेजेस पे करना है, टर्म्स ऑफ सेल्स, कमीशन पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, शेयर कॉल मनी पे करना है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है उसका पेमेंट करना है। तो सिर्फ सेल्स वाला ही अमाउंट है जो रिसीट्स वाले पार्ट में आएगा, बाकी सब चीजें तो सेल्स में ही जा रही है। अच्छा, शेयर कॉल मनी मंगवाया होगा, हाँ तो वो रिसीट में आएगा वैसा। तो सेल्स वाले जो टर्म्स है उससे शुरू करते हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ following the month of sales. Half of the sales are paid when due, the other half to be paid during the next month. कुछ मतलब समझ आ रहा है इसका? सेंटेंस पहले वापस पढ़ लो। क्रेडिट सेल्स का सिस्टम क्या है, टर्म्स क्या है? पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। तो अगर जैन में बेचा है तो फेब एंडिंग तक पेमेंट कर देना, ये बताया, ये टर्म्स है। फिर बोला हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, द अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। इस बात का क्या मतलब है? जनवरी का जो सेल है उसका पेमेंट ड्यू कब है? फेब एंडिंग। तो जितना भी ड्यू है उसका हाफ अमाउंट तो ड्यू डेट पे आ जाता है, बाकी का हाफ कब आता है? उसके अगले महीने। लेट हो रहा है, कुछ भी होता है डेटा में, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने जनवरी में 1 लाख रुपए का सामान बेचा है तो उसका पेमेंट आपको फेब एंडिंग तक मिल जाना चाहिए। बट फेब एंडिंग तक पूरा 1 लाख मिलता नहीं है, जितना ड्यू है उसका आधा मिलता है, 50,000। बाकी का 50 कब मिलता है? उसके अगले महीने। वो कब जाएगा? मार्च में। बात समझ आई? तो वैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं ना। अपने को तो यहाँ पे अप्रैल मई और जून का देखना है ना। तो देखो जनवरी से सोचना, जनवरी से पड़ेगा बिकॉज वो इम्पैक्ट अगले मंथ तक जा रहा है। तो अगर अप्रैल मंथ में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है वो आप लिखना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे। तो देखो जनवरी मंथ का जो सेल है 60,000, उसका पेमेंट आपको फेब में मिलना चाहिए। पर फेब में पूरा 60,000 नहीं मिलता है, फेब में 30 मिलता है, बाकी का 30 मार्च में मिलता है। तो अप्रैल तक तो कोई इफेक्ट आया नहीं, ठीक है, तो उसको छोड़ सकते हैं अपन। लेकिन जो फेब्रुवरी मंथ का सेल है उसका इम्पैक्ट जो है ना वो अप्रैल तक आएगा। अब वो समझो कैसे आएगा, मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। फेब मंथ का सेल है कितना? 56,000। तो ये पेमेंट जो है आइडियली मिलना चाहिए मार्च में। बात समझ आई? लेकिन उन्होंने बोला कि इसका 50% मार्च में मिल जाता है, लेकिन बाकी का 50% जो है ना वो अप्रैल में मिलेगा, उसके अगले मंथ में। समझ आए? तो 56,000 में से 28,000 तो मार्च में रिसीव हो गया होगा, लेकिन बाकी का 28 अप्रैल में आया होगा, और हम अप्रैल का हिसाब लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो रिसीट्स होंगी ना उसमें सेल्स वाले पार्ट में फेब्रुवरी की सेल्स का एक हिस्सा 50% वाला आपका यहाँ पे रिसीव होगा, दैट इज 28,000। समझ आए? फेब के सेल्स का। वैसे ही मार्च के सेल्स का भी देखना पड़ेगा। अब मार्च का सेल्स है 64,000, तो उसका आधा पैसा अप्रैल में मिला होगा, आधा मई में मिला होगा, तो दोनों में इफेक्ट आएगा ना। 64 था ना, तो मार्च का एक तो मिला होगा 32,000 अप्रैल में, और 32,000 मई में। समझ आए?
इफेक्ट समझ आ रहा है ये। फिर इसके बाद अप्रैल का सेल 80,000। तो अप्रैल का सेल का जो 80,000 है, उसमें से 40,000 मई में मिलेगा, 40,000 जून में मिलेगा। समझ, अब आपको आइडिया आ रहा होगा कैश वाला सिस्टम कैसे काम करता है। और देख लो मई का सेल 84,000। तो मई का पेमेंट आधा जून में आया होगा, 42,000, और आधा जुलाई में। अब जुलाई वाला बनाना नहीं है तो मतलब नहीं, वो नहीं लिखेंगे चलेगा। जून में जो सेल हुआ है उसका पेमेंट जुलाई अगस्त, तो जून में तो कुछ लिखना नहीं है, तो उसका आप कोई रेफरेंस नहीं दोगे या डैश करके छोड़ दोगे चलेगा। तो रिसीट्स वाले पार्ट में ये चीज हो गई। फिर और रिसीट्स में आपको दिख रहा है शेयर कॉल मनी, ये भी प्लस होगा। ये इन्होंने बोला एक आपको 1 अप्रैल ड्यू है और दूसरा 1 जून ड्यू है, दोनों में बार बार मिल रहा है। सही है। तो 1 अप्रैल ड्यू है तो अप्रैल में आया होगा ना 25,000, और दूसरा 1 जून को ड्यू है, वो भी आया होगा 25,000। समझ आ रहा है, सिंपल बता दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव या कॉल मनी रिसीव होने वाला है जून में और अप्रैल में, दोनों में इफेक्ट अपन ने दे दिया। रिसीट वाला और कुछ तो बाकी है नहीं, सारा पेमेंट वाला ही दिख रहा है, इनका भी वही है। ठीक है, तो जितना अवेलेबल है वो यहाँ पे ऐड हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, जोड़ लो इसको, जितना भी हो रहा है। ये होगा 60, 80, 105। टैली कर लेते। 40, 40, 80, 1 लाख, 1,07,000 से अमाउंट चेक कर लेना, कहीं कुछ मिस्टेक है तो बता देना। सही है। अब इसमें से पेमेंट्स देख लो कौन कौन से पेमेंट्स हैं। मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। तो इसमें तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। अब पहले मटेरियल देख लेते हैं। मार्च में जो मटेरियल का खर्चा हुआ है 50,000, वो कब पे होगा? अप्रैल में। तो मटेरियल वाला 50,000 यहाँ पे है। फिर वैसे ही अप्रैल वाला 56,000 मई में पे होगा, तो यहाँ पे आएगा। मई वाला 62,000 जून में पे होगा, तो यहाँ पे आएगा। समझ आ गया, फॉर्मेट वही है। अब ओवरहेड में भी सेम स्टोरी ना। मार्च का ओवरहेड पे होगा अप्रैल में। 8,600 ये हो गया। फिर वेजेस जिस मंथ में इनकर हुए उसी मंथ में पे करना है। ठीक है, डायरेक्ट। अप्रैल से शुरू कर दो। 12,400, 13,000, 14,000। ठीक है, वेजेस भी हो गया। और क्या बचा? 5% सेल्स कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ द एक्चुअल सेल्स। ठीक है, तो जिस मंथ का जो है अमाउंट उस पर सीधा 5-5% देना है। तो ये है कमीशन, 5%। एक मिनट। 5% सेल्स कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल, हमारा नेक्स्ट मंथ में, सॉरी मैंने गलत इंटरप्रेट किया। जिस मंथ में सेल होगा उसके नेक्स्ट मंथ में। तो मार्च वाला इफेक्ट अप्रैल में आएगा। तो मार्च में 6,400 है ना, उसका 5% गिनो, 3,200। 64,000 का 5%, 3,200। तो अप्रैल में ये पे होगा। फिर मई, अप्रैल का सेल है 80,000, तो मई में पे होगा 4,000। मई का सेल है 84,000, तो जून में पे होगा 4,200। कमीशन आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 इज टू बी पेड ऑन 1 May।
वो भी लेस कर दिया। शेयर कॉल मनी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10,000 इज टू बी इंस्टॉल्ड इन जनवरी एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ जून। वो भी ले लेते हैं 10,000 रुपये। ये है प्लांट एंड मशीनरी, हो गया सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब ये सब कुछ लेस करना है इसमें से, और जो बचा वो कैश बैलेंस, ये सब माइनस होगा। आप माइनस करो और इनके आंसर से टैली कर लो, मैच हो रहा है। क्या हुआ? हो रहा है टैली। जो अप्रैल वाला होगा ये मई वाला नहीं। हाँ तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया कि नहीं? यहाँ पे कितना आया मुझे बताओ। वो रह गया होगा। इसका जो टोटल आ रहा है ना, यहाँ पे जो कैश सरप्लस आ रहा है वो कैश यहाँ पे जाएगा, तभी तो कैश बजट टैली होगा। इसमें मेरे को खाली अप्रैल का क्लोजिंग बता दो कितना आया लास्ट। ये 32,600 से मई का शुरू होगा ना हिसाब, अब टैली होगा। बोलो अब आ रहा है? यहाँ पे भी जो आएगा ना वो इधर जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, तो ही फिर लास्ट में टैली होगा। तो कितना सिंपल सब है, कुछ नहीं करना है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है, सोचना ही नहीं है। यहाँ से ये ऐसे अमाउंट आएगा, वहां से वैसे जाएगा, एज इट इज जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए बस आपको फॉलो करना है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कॉमन सेंस बस। तो ऐसा समझ जाए तो बेस्ट है, क्योंकि याद करके कुछ नहीं जाना पड़ता है। तो ये सब में भी लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते रहे, कैश बजट में ना कुछ है ही नहीं। पैसों का हिसाब तो बंदा अपनी जनरल लाइफ में भी लगा लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कितना कैश आया कितना गया उतना तो लिख ही लोगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि भाई कैश के हिसाब से कैश टू कैश चलना है और बैलेंस निकालना और कुछ नहीं करना। तो अब इतने सम के अगर अच्छे खासे 8 मार्क मिल जाए, मतलब बोनस है, मतलब इससे इसी सम ही नहीं हो सकता कि अगर 8 मार्क आपकी इसी में निकल जाए। सीधा प्रेजेंटेशन है, मिनिमम 6-7 तो कोई भी निकाल लेगा, और एक ही सम में इतने मार्क्स निकल जाए तो एवरेज आपका पूरा बन जाए। जो एग्रीगेट जाना है 40 तक, उसमें आपको एक सम कितना हेल्प कर सकता है वो सोच लो। तो पेपर फंसता नहीं है, ऐसे सम्स में निकल जाता है। और 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पेपर में होते हैं, थियरी वाले प्रैक्टिकल वाले भी, जो एकदम लल्लू सम्स होते हैं कि इसमें तो मार्क्स बन ही जाएंगे। अब वो भी खराब करके आ गए ना तो नुकसान है। और उसमें स्कोर कर लिया तो आपका 50+, वो एग्जामेशन तक जाने में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो एफएम अकाउंट्स के पेपर में ना आपको प्रैक्टिकली सिलेक्ट करके लिखना है कि ये क्वेश्चन मुझे मार्क्स दे देगा।
और सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेजोरिटी चीजें आती है ना, तो प्रैक्टिकल पेपर में विथ थियरी, क्योंकि अपन तो थियरी के साथ ही पढ़ रहे हैं, एग्जामेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 60 का स्कोर आराम से बनता है। और मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देखता हूँ, जिनके रिजल्ट आते हैं क्लियर होते हैं, इवन ऑनलाइन भी बाकी क्लासेस के बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, वो लोग भी डालते हैं ना, 75 80 मार्क्स टच करते हैं। तो डिटेल में जाके पूरा पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। 40 मार्क की थियरी है, आप उसमें से 15 16 20 50% भी निकाल लो तो 20 मार्क हो गए। 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उसमें से 40 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, अगर समझ अच्छे से किए तो एग्जामेशन तक जाना मिनिमम सबके लिए पॉसिबल है, और वो आपका एग्रीगेट पूरा बना देता है। अगर आप इस पेपर में 60 टच कर लेते हो, तो आपका बाकी 3 पेपर में कितना एवरेज लाना पड़ेगा वो देख लो। 47 के ऊपर का एवरेज नहीं आता है, क्योंकि 200 तो आपको लाना ही है। 60 इसमें आ गए, 140 बचे, 140 3 में डिवाइड कर लो, तो 47 मार्क्स का एवरेज आता है थियरी में। और थियरी में कितनी बार मार्क्स कम होने का चांस कोई पेपर में रहता भी है, तो 47 का एवरेज मतलब अंडर 50 लाओगे तो भी निकल जाओगे। और उसमें से भी एक या दो पेपर में 55 57 टच हो गए, तो कोई एक आध पेपर अगर थोड़ा लो भी चला गया ना, 42 43 भी आ गए बाई चांस कोई पेपर में हुआ, एवरेज बन जाएगा। बट वो कैलकुलेशन अपने को पता होना चाहिए कि इसको नहीं छोड़ना है, ऐसे समझ मार्क्स चले जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी वैसे। तो ये पॉइंट था। तो इसके साथ इलस्ट्रेशन 9 तो आपका कंप्लीट है। वैसे ही सेम एक इलस्ट्रेशन 10 है जो सिमिलर पैटर्न पे है, तो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो होमवर्क में। तो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, डाउट आएगा तो पूरा सॉल्व करा दूंगा। अब एक इसके पहले का टॉपिक है, छोटा टॉपिक ले रहा हूँ आज, थोड़ा लेट भी चल रहा है, तो मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में जा भी नहीं रहा हूँ, तो जितना नेसेसरी है उतना आज कर लेते हैं। पेज नंबर 661 पे एक टॉपिक है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। नया मेथड ही ले रहा हूँ, लेकिन ये सम भी बहुत सिंपल है। इसमें भी जैसा बोला है ना वैसा करते जाओ। पहले बोला वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकाल लो, करंट असेट गिन लो, करंट लायबिलिटी गिन लो, डिफरेंस ले लो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल। और उसके बेसिस पे आपको लास्ट में इनका पीएनएल और बैलेंस शीट बना के देना है, वो करना है। तो पहला टारगेट अपना वही है, जो वर्किंग कैपिटल गिनना, पीएनएल बैलेंस शीट उसके बेस पे आराम से बन जाएगा। डेटा डिस्कस करते हैं, समझाता हूँ सामने है क्या, फिर देखो। On 1st January 2006, the board of directors of Littlemore and Company desire to know the amount of working capital that will be required to meet the program they have planned for the year. From the following information, prepare an estimate of working capital requirements and a forecast of profit and loss account and balance sheet. Okay. Issued share capital, 8% debentures, fixed assets, ये सब चीजें हैं. Production during the previous year was 60,000 units and it is proposed to maintain the same. पिछले साल 60,000 यूनिट बना रहे थे, इस बार भी सोच रहे हैं कि यही सिस्टम फॉलो करेंगे। द एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर 60% रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 10%, ओवरहेड 20%। बात समझो बोल क्या रहे हैं। लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जितना था उतना भी इस साल मेंटेन करेंगे, तो आपको टोटल क्वांटिटी पता है प्रोड्यूस कितनी करने वाले हो। जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा पर यूनिट, उसमें से 60% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ये रेशियो बता दिया। उसमें से डायरेक्ट वेजेस पे आपका 10% खर्चा हो रहा है और 20% ओवरहेड पे खर्चा हो रहा है, तो ये रिमेनिंग जो होगा प्रॉफिट होगा। देख लो 60 10 और 20 90% हो रहा है, तो रिमेनिंग 10% आपका प्रॉफिट होगा। ये सब डेटा समझ में आ रहा है। आगे क्या बोला, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर्स फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months बिफोर द इशू टू प्रोडक्शन। बोला जितना हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है पर डे, उसके हिसाब से 2 महीने का कंजम्पशन गिन लो। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 महीने का स्टॉक अपने पास गोडाउन में होता है। तो आज अगर मैं प्रोडक्शन शुरू करता हूँ, तो अगले 2 महीने तक का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद का नहीं है, फिर और मंगाना पड़ेगा। तो ये बता दिया। अब इसमें आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो रहा, 2 महीने का रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा है, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट याद करो, रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक है, डब्ल्यूआईपी में ब्लॉक है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पड़ी है उसमें ब्लॉक है, डेटर से पैसा नहीं आया उसमें ब्लॉक है। बट क्रेडिटर ने क्रेडिट दिया है वो माइनस हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको पैसा देर से देना है, तो वो पॉइंट यहाँ पे यूज होगा। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month। तो डब्ल्यूआईपी में 1 महीने तक गुड्स प्रोसेस में रहते हैं। फिनिश गुड्स वेयर हाउस में पड़े रहते हैं बनने के बाद 3 महीने तक। 3 महीने तक पैसा फ्री नहीं होगा आपका, ये बता दिया। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 months। जो रॉ मटेरियल आप क्रेडिट पे खरीदते हो ना, उसमें 2 महीने का टाइम मिल जाता है, चलो वो भी ठीक है। डेटर को आप सामने 3 महीने का क्रेडिट देते हो, तो देखो यहाँ बात फंस जाती है। पीछे से पेमेंट 3 महीने में आएगा, आगे 2 महीने में करना पड़ेगा, तो फंड शॉर्ट पड़ने ही वाले। एक यूनिट 5 रुपए में बिक रहा है, सेल्स और प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली चलता रहता है। 5 रुपए में आपका एक यूनिट बिक रहा है, इस बात को पढ़ते ही
वो ऊपर का डेटा यूज आ जाएगा, रॉ मटेरियल 60%, ओवरहेड 20%, वेजेस 10%, किस पे, 5 रुपए पे रेशियो। तो अगर कहीं वो डेटा यूज करना है तो अपने कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रुपीज में कितनी है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। अब अपने कहाँ कहाँ पे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है वो देख लो। रॉ मटेरियल में ब्लॉक हो रहा है, डब्ल्यूआईपी में ब्लॉक हो रहा है, फिनिश गुड्स में ब्लॉक हो रहा है और डेटर्स में ब्लॉक हो रहा है। और सामने लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स को जो पैसा देना है वो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और स्टार्ट करेंगे करंट असेट वाले पार्ट से, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल का जो स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो, कितने महीने का, 2 महीने का, उसमें आपका कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है। ये कुछ कैलकुलेशन बता सकते हो कैसे अप्रोच करें। मेरा 2 महीने का अगर मैं रॉ मटेरियल मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरा कितना पैसा उसमें ब्लॉक हो रहा है, कुछ आइडिया लगे, कैसे सोचे, अप्रोच क्या करें। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ सामने से तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। पूरे साल का प्रोडक्शन पता है कितना है? तो आपको आइडिया देता हूँ कहाँ से जाना चाहिए। पूरे साल का प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हो रहा है, 60,000 यूनिट्स का, ठीक है। तो उन्होंने बोला एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज सेल्स चल रहा है, इतना प्रोडक्शन होता है इतना ही बिकता है। तो पूरे साल का 60,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो ये पता चलेगा कि उसमें मटेरियल का खर्चा कितना जा रहा है, पूरे साल का कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है इन रुपीस। कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई एक यूनिट पे मटेरियल का खर्चा कितना, वो निकाल। तो 60,000 यूनिट्स पे कितना पता चल जाएगा। आपको बोला हुआ है कि रॉ मटेरियल का एक एक्सपेंस रेशियो दे रखा है टू सेल्स, 60%। तो एक यूनिट कितने का बेच रहे हो, 5 रुपए का, ठीक है। तो 5 रुपीज का अगर एक यूनिट बिक रहा है तो उसमें आपका रॉ मटेरियल का खर्चा कितना है, 60%। तो पर यूनिट आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंस है 3 रुपीज। पूरे साल का 60,000 यूनिट्स बनाते हो तो मैं बोल सकता हूँ 1,80,000 रुपए का रॉ मटेरियल पूरे साल में यूज होता है आपका। बात ठीक है। ये पूरे साल का कंजम्पशन है। इसमें से कितना रॉ मटेरियल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके गोडाउन में पड़ा होता है, 2 महीने का, तो ये तो 12 महीने का है ना। तो 2 महीने का पता चल जाएगा कितना होगा। 1,80,000 डिवाइड बाई 12, मंथली निकाल लो कितना होगा, 15,000 इंटू 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने की इन्वेंट्री पड़ी होती है, 30,000। तो आपका जो रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक है, ये 2 महीने का जो रॉ मटेरियल मेंटेन कर रहे हो, उसमें आपका 30,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। इतना पैसा आपको हाथ में लेके चलना पड़ेगा। 30,000 के रॉ मटेरियल एनी टाइम आपके गोडाउन में पड़े होते हैं। कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, 3 रुपए रॉ मटेरियल का कॉस्ट है पर यूनिट, और 2 महीने का हम मेंटेन कर रहे हैं, और वो 60,000 टोटल प्रोडक्शन हमें करना है, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझ आई क्या करना है। तो रॉ मटेरियल में कितना पैसा हमारा ब्लॉक्ड रहेगा, 30,000 रुपीज, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 महीने की इन्वेंटरी में लेके चलता हूँ। अब बाकी की चीजें भी देखनी है, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स। ऑपरेटिंग साइकिल में जो पॉइंट्स है ना, वही है आर, सी, डब्ल्यू, एफ और बी। वही 5 पॉइंट गिन रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। वहां डेज में गिन रहे थे या रुपीज में गिन रहे हैं, ऐसे समझ लो तो सिंपल लगे। अब मुझे बताओ, इसके बाद डब्ल्यूआईपी वाले में क्या करें। डेटा देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो 1 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे अपन ने 2 महीने का गिना ना, वैसे 1 महीने का गिनेंगे इसमें। तो ये आ गया डब्ल्यू आई पी। अच्छा, डब्ल्यू आई पी में खाली रॉ मटेरियल लगा होता है या लेबर भी लगी होती है, लेबर का खर्चा हुआ होगा। जो गुड्स अभी तक आधे बने हैं तो उसमें वेजेस तो गए होंगे ना, कि नहीं गए होंगे, आधे गए होंगे, और क्या हो सकता है, ओवरहेड का खर्चा भी हुआ होगा। तो जब डब्ल्यू आई पी की आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का पोर्शन लेना पड़ेगा, ये चीज हो गई। और ड्यूरेशन उन्होंने कितना बोला है, 1 मंथ का। तो खर्चा आपके पास है, यही कैलकुलेशन वापस से करना है, सेम चीज। मटेरियल का कितना खर्चा है, 3 रुपए पर यूनिट, और कितने टोटल यूनिट्स बना रहे हो पूरे साल के, 60,000। तो खर्चा वही है, 1,80,000, सेम आंसर। लेकिन डब्ल्यू आई पी में कितने टाइम तक ये ब्लॉक रहेगा, 1 मंथ। इसको अपने कर लेंगे 1/12, जैसे 2/12 किया, 12 महीने से डिवाइड करके 2 महीने से मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पे 1/12 करेंगे। तो कितनी वैल्यू आ रही है देख लो, ये कैलकुलेट करेंगे कितना है, 15,000 आए।
बात समझ आई क्या हो रहा है? तो जो WIP में आपके पास गुड्स पड़े हैं वो 1 महीने तक रहते हैं ऑन एन हैंड, ठीक है। उसमें आपका रॉ मटेरियल के नाम पे कितना पैसा ब्लॉक्ड है? 15,000 रुपीज आपका ब्लॉक्ड है। अच्छा, लेबर और ओवरहेड भी तो दिया होगा, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लेबर के लिए इन्होंने क्या बोला है? 60,000 यूनिट्स पूरे साल का लेबर कॉस्ट पता चलेगा? लेबर के लिए बोला है डायरेक्ट वेजेस 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 5 रुपए, ठीक है, और उसका 10% मतलब 50 पैसे हो गए। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना है? 50 पैसा। तो ये आपका कॉस्ट हो गया। और 1 महीने का कैलकुलेशन करेंगे इसमें भी, क्योंकि 1 मंथ के लिए ब्लॉक है, तो वो ये पार्ट रहेगा। अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, वो समझ लो। जो मटेरियल है ना, वो अपन एक्चुअल पे लेते हैं, जो कैलकुलेशन अपन ने किया वही होता है। लेकिन लेबर और ओवरहेड में एक अजम्पशन लेके चलते हैं, रेशियो का, हाफ रेशियो। हाफ रेशियो इन द सेंस, ये WIP है, मतलब पूरा यूनिट तो नहीं बनाया ना। तो अगर लेबर ने आधा यूनिट बनाया, तो आपने उसको वेजेस पूरा दे दिया होगा या आधा ही दिया होगा? आधा ही दिया होगा, बोले पूरा काम तो कर फिर पूरे पैसे मांगना। अच्छा, रॉ मटेरियल तो पूरा यूज किया, बट उसको पूरा प्रोसेस नहीं किया। तो रॉ मटेरियल तो पूरा कंजम्पशन में चला गया है, लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, आधा ही कंप्लीट हुआ। बट वर्कर ने अभी तक पूरा काम नहीं किया, तो एडवांस पेमेंट दे दोगे तो पूरा काम खत्म भी नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे ना लेबर और ओवरहेड वाले पार्ट में ये अजम्पशन लिया जाता है कि क्योंकि WIP है, द गुड्स आर सेमी फिनिश्ड, तो लेबर और ओवरहेड में पैसा भी हमारा आधा ही ब्लॉक हुआ होगा, पूरा नहीं। तो जितना पर यूनिट बनाने का पूरा खर्चा है, उसका आधा खर्चा ही ब्लॉक हुआ होगा, पूरा अभी से एडवांस में दिया नहीं होगा। तो देखो, 60,000 यूनिट्स पे एक यूनिट में 50 पैसा डिसाइड हुआ है, और 1 मंथ का हमें इन्वेंट्री लेके चलनी है, तो इसका करेंगे 50%, हाफ। तो हमारा आधा ही पैसा ब्लॉक हुआ है, क्योंकि एडवांस में फुल पेमेंट नहीं किया होगा। यूनिट अभी आधे बने WIP। तो ये चीज थोड़ी कॉमन सेंस वाली है, बट पता होनी चाहिए कि ऐसा करना होता है, ताकि आपके ध्यान में रहे। सेम बात ओवरहेड्स में भी होगी। 60,000 यूनिट्स, ओवरहेड्स का रेशियो उन्होंने 20% बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो ये कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। फिर वही 1 मंथ का WIP, लेकिन काउंट करेंगे एट 50%। ओवरहेड में भी सेम रूल। इससे जो अमाउंट आएगा वो आपको निकालना है। देख लो, फटाफट निकाल लो। सही है। और दूसरे का 2500। बात समझ आई? तो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये आपका WIP हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वाले में क्या बोला? कितने मंथ का? 3 मंथ्स। देखो, सेम कैलकुलेशन होगा, लेकिन 3 मंथ्स का एंड नॉट 1 मंथ। इसमें भी सेम पार्ट आएगा। फिनिश गुड्स में भी देखो, आपका मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, और ओवरहेड भी लगा है। मटेरियल में कितना गया होगा? 60,000 यूनिट्स पे 3 रुपए। और कितने मंथ का इन्वेंट्री बोला? 3 महीने का। यही है। अमाउंट पता चलेगा यहाँ से? देखो कैलकुलेट करके कितना होगा। 45,000। अच्छा, लेबर में 60,000 यूनिट्स पे 50 पैसा, और 3 महीने का। या 50% करूँ क्या, जैसे ये किया? फिनिश गुड्स तो पूरे बन चुके हैं ना, तो पूरा पैसा लगा होगा। ये कितना है? और वैसे ही ओवरहेड में 15,000 आ गया। तो ये फिनिश गुड्स वाला कैलकुलेशन भी कंप्लीट। अब आएंगे डेटर्स। पहले डेटर ले लो ना, तो प्लस वाला सारा आ जाएगा। डेटर लास्ट में ले लेना, तो माइनस करेंगे। डेटर के लिए क्या स्टोरी है? क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। तो 3 महीने लगा देते हैं वो पैसे देने में। अब अगेन वही देख लो कि पूरे साल का हमने उनको सेल कितने रुपए का किया। 60,000 यूनिट बेचे 5 रुपए पे, तो 3 लाख रुपए का सेल किया। ये इवनली डिवाइड होगा 12 महीने में, और उसमें से पेमेंट आने में कितना महीने लगते हैं? 3 महीने। तो डिवाइड बाई 12 और इंटू 3। बोलो, अमाउंट टैली हो रहा है? हाँ, इनका आ रहा है क्या? हाँ, डेटर्स गिना है। अरे पर ये अलग अलग क्यों गिना? अच्छा, करंट असेट डेटर्स।
कॉस्ट पे गिनेंगे ना, प्रॉफिट कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट तो है नहीं। हाँ गलती मेरी हो गई इसमें, सेल्स पे गिन लिया ना अपन ने, सेल्स पे नहीं गिनेगा, कॉस्ट पे गिनना पड़ेगा। क्योंकि पैसा जो उनसे लेना है वो अपनी जगह, लेकिन उसमें वर्किंग कैपिटल की नीड, मेरा पैसा कितना फंसा हुआ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो जितने रुपए का मैं माल बेच रहा हूँ, 60,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ 5 रुपए के हिसाब से, 3 लाख रुपए का सामान बेच रहा हूँ। बट वो 3 लाख में मेरा प्रॉफिट कंपोनेंट भी तो है, वो थोड़ी मेरी पॉकेट से गया है। पॉकेट से क्या गया है, मटेरियल लेबर ओवरहेड गया है। तो जितने रुपए का आपने सेल किया और उसपे जो पैसा आना बाकी है, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड का कंपोनेंट कितना है वो गिनेंगे। मैंने सेल पे ले लिया, लेकिन वो कॉस्ट पे होगा, वो बात ठीक है। लॉजिकल तो वही है, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं एक्स्ट्रा कमाने वाला हूँ, वो भी मैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में रखूंगा तो कंसेप्ट ही गलत हो गया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में अपन ये रखते हैं कि मेरी जेब से जो पैसा लगाना पड़ेगा वो कितने दिन तक फंसा हुआ रहेगा और कब वापस आएगा। प्रॉफिट तो उसके सरप्लस में आएगा, इसलिए वो सेल प्राइस पे नहीं लेना है, आपको कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। तो अमाउंट तो फिर सेम ही हो गया ना, फिनिश गुड्स वाला और ये एग्जैक्ट सेम ही आएगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि फिनिश गुड्स वाला भी 3 महीने का कैलकुलेशन था, ये वाला, और डेटर्स भी 3 महीने का कैलकुलेशन है, तो बिकॉज ऑफ दैट नंबर सेम आ रहे हैं। इसमें भी आप करोगे ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो कैलकुलेशन तो यही रहेंगे, ये तीनों अमाउंट से आएंगे, सेम ही आ रहा है। ये 45,000 और ये 7,500 और 15,000, वो तो कोइंसिडेंस है, 3 महीने का ड्यूरेशन मैच हो रहा है इसीलिए। तो करंट असेट में जितनी चीजें थी वो तो सारी आ गई, अब इसको प्लस कर दो। करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, रॉ मटेरियल का जो बिल पेमेंट करना है वो। अब इन्होंने बोला है कि जो क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट देते हैं रॉ मटेरियल पे, वो कितना देते हैं, 2 महीने का। तो आपको ये गिनना पड़ेगा कि आपकी 2 महीने की रिक्वायरमेंट कितनी है। साइड पे एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 60,000 यूनिट्स, 3 रुपए का 1 यूनिट, 1,80,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ये हो गया 30,000। 30,000 जो है वो करंट लायबिलिटी वाला पार्ट। करंट असेट्स मतलब ये सब का टोटल, उसमें से माइनस कर दो, जो डिफरेंस बचा वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बोलो समझ में आया ये कैसे किया। एक बार आपको प्रॉपरली लिख के वापस सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, WIP में लेबर ओवरहेड आधा आधा गिनते हैं, कॉमन सेंस पे, कभी पूरा तो पे किया नहीं होगा। और डेटर्स वाला जो है वो लेना है कॉस्ट पे एंड नॉट ऑन सेल्स, वैसा। अच्छा, P&L बैलेंस शीट बन जाएगा, उसमें कुछ बताना है? आई थिंक वो तो आप कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये वाला पार्ट वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट कंप्लीट करके P&L बैलेंस शीट आप खुद बनाने की ट्राई करना, क्योंकि वो तो आपने पहले भी अकाउंट्स में किया है 12th तक, वही चीज है। कुछ फंसेगा कहीं पर नहीं समझ आएगी तो बता दूंगा। एक खाली कैश वाला पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली इसमें से नहीं मिलेगा, पहले ही हिंट दे रहा हूँ, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक है ना, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो आपके पास सारा डेटा है, वर्किंग कैपिटल कैसे गिनना है सब कुछ मैंने गिनवा दिया। अब P&L में क्या क्या चीजें रखनी है, पूरे साल का मटेरियल का खर्चा, पूरे साल का लेबर का कॉस्ट, पूरे साल का ओवरहेड का एक्सपेंस, वही आएगा। सामने क्या आएगा, पूरे साल का सेल प्राइस 60,000, 5 रुपए पे, वो सब। तो P&L आप खुद से बना के देख सकते हो। ये एक बार बनेगा तो उसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब मिलेगा, और फिर आप बैलेंस शीट पे जाओगे। बैलेंस शीट में करंट असेट, करंट लायबिलिटी में यही सारी चीजें दिखेंगी जो आपने गिनी है, वैसा है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो पूरा यहाँ लिख के सॉल्व करवा दूंगा, उसमें इशू नहीं, कोशिश कर सकते हो। इस मेथड पे इन्होंने एक ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो अपना हो चुका है। बाकी इसके पहले का जो मेथड है, फोरकास्टिंग नेट करंट असेट एंड ऑल, वो अलग मेथड्स है, वो कल कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले 2 मेथड जो है ना वो कल एक बार करवा दूंगा, तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो पीछे के टॉपिक्स है उस पर जाएंगे। बड़ा चैप्टर है ये, तो टॉपिक्स आते रहेंगे अच्छे खासे।